शुभ मध्याह्न प्रिय छात्र छात्राओं सभी को मेरे ओर से शुभ मध्याह्न। फिर से हम ऑनलाइन क्लास में आप सबको स्वागत करते हैं। तो कहानी का शेष भाग था सूखी डाली। उस शेष भाग को आज की क्लास में हम देखेंगे कि इस कहानी में जैसे बेला घर से अलग होने की चाह थी, उन्हीं बातों को लेकर परेश दादाजी के सामने बात करते थे। तो दादाजी सोच विचार कर लिए, परेश को भी समझा दिए और परेश फिर पत्नी को लेकर बाजार नए सामान खरीदने के लिए भी चले गए। तो दादाजी तुरंत आते हैं, घर के सभी सदस्यों को बुलाते हैं, बरामद में पंचायत बुलाते हैं। पंचायत में दादाजी के पंचायत यानी घर की पंचायत में दादाजी समझाते हैं कि आज से इस घर में बदलाव होगा। कैसे बदलाव? क्योंकि शहरीली बहू आई है नई नवेली हमारे घर में, तो उसका मन यहाँ नहीं लग रहा है। तो हम सब लोग मिलकर उसका मन लगाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आज से वो कैसा कहती है वैसा ही इस घर में चलेगा। खान पान, रहन सहन, पहना ओढ़ना सभी इस घर के रीति रिवाज बदल जाएंगे। इस घर की अधिकार पूरा बहू के हाथ में रहेगा। बहू जैसे चाहेगी वैसा ही घर में चलेगा। तो बहू का शिकायत थी कि इस घर में सब लोग उसे आदर सत्कार नहीं देते, आज से सब लोग उसका आदर सत्कार करना पड़ेगा। बहू का शिकायत थी कि उसका मन यहाँ नहीं लगता। सब लोग मिलकर मन लगाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बहू रानी का मन लगाने के लिए जितना हो सके उतना हम मेहनत करेंगे। आज से इस घर में सब बदलाव हो जाएंगे। पुराने सामानों पर नए जगह पर नए सामान आ जाएंगे। पुराने हमारे फर्नीचरों से बहुत शिकायत थी, पुराने फर्नीचरों की जगह पर नए फर्नीचर आ जाएंगे। कुल घर का रीत रिवाज, रहन सहन सब कुछ बदल जाएगा। आप सब लोग मेरा कहना मानना ही पड़ेगा। तो आप सब लोग मेरा कहना मानकर बहू रानी को आप इज्जत मान मर्यादा देते रहेंगे तो ही मैं इस घर में रहूँगा, नहीं तो मैं चले जाऊँगा। दादाजी इमोशनल ब्लैकमेल भी करते हैं सब लोगों को। तो सब लोग हाँ हाँ कह दिए। पंचायत चला गया, पंचायत समाप्त हो गया। दादाजी सब लोगों से कहते हैं चलो अपने अपने काम देख लो। तो सिर्फ दो से दादा और फिर पर्सनली बात करना चाहते थे। उनमें से उस घर की मंजली बहू, वो तो बिल्कुल उधर की बातें इधर की बात उधर करने वाली थी। उसे और घर की इंदू, क्योंकि इंदू घर में प्यारी पोती होने के नाते सबके ऊपर अधिकार भी चलाती थी और सब लोगों की बातें लेकर बरामद में पतंगड़ भी बनाती थी। इन दोनों औरतों को रहने के लिए कहते हैं दादाजी। सभी वहाँ से चल गए। विशेषकर कर इंदु और छोटी मंजली बहू को दादाजी समझाते हैं कि आज से आप लोग मेरा कहना मानना पड़ेगा। इंदु तू तो बिल्कुल छोटी है, छोटी होने के नाते तुम, भाभी तो पढ़ी लिखी है तुम्हारी, भाभी के पास जाओ, प्यार से उनके पास बैठो, उनके पास सीखने की कोशिश करो। लेकिन भाभी के बातें लेकर बरामद तक पहुँचाना, बरामद में भाभी का हंसी मजाक उड़ाना, ये सब कुछ मत करो। वो तुम्हारी भाभी है, आज से तुम उसके पास जाओ, बैठो, बातचीत करो। पोती को भी समझाते हैं और मंजली को कहते हैं मंजली तुम तो मुँह चोरी हो। मुँह चोरी का अर्थ है हद से ज़्यादा बोलती हो, साथ ही साथ उधर की बातें भी करती हो और बाहर की बातें घरों में फैलाती हो, घर की बातें बाहर तक भी फैलाती हो। ये सब मुझे पता है, इसलिए तुम थोड़ा मुँह चोरी कम करो। साथ ही साथ इस घर परिवार को बचाने की कोशिश करो, बहू रानी का मन लगाने की कोशिश करो। दोनों बहू और पोती दोनों को भी समझाते हैं। दोनों हाँ कहकर दादाजी से क्षमा मांगकर, जो पिछले उन्होंने गलती की थी, क्षमा मांगकर वहाँ से चले जाते हैं। चले जाने के बाद जो बच्चे खेल रहे थे उससे आंगन में बच्चों को बुलाते हैं दादाजी, चलो चलो बच्चे आप लोगों को मैं कहानी सुनाता हूँ, बरगद पेड़ की कहानी सुनाता हूँ। जगदीश मल्लू कहते हैं दादाजी वो कहानी सुन सुनकर हम थक चुके हैं। आप जो कहानी सुनाते हैं रोज बरगद पेड़ की कहानी, वो कहानी सुनकर हम थक चुके हैं। वो कहानी बस सुनाए दादाजी, हम लोगों के लिए चंदा मामा तारा मामा का कहानी सुनाएंगे, तुम जरूर सुनेंगे, वो सुनाएंगे। दादाजी कहते नहीं, मैं बरगद पेड़ का कहानी सुनाने को छोड़कर अन्य कहानियों को सुना भी नहीं सकता, मुझे दूसरी कहानी आते भी नहीं है। बरगद की कहानी आप सुनने के लिए तैयार है तो मैं आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ। नहीं बच्चे भाग जाते हैं, दादाजी वो कहानी नहीं चाहिए, सुनकर थक चुके हैं। बच्चे भी वहाँ से बगैर भाग जा गए और दादाजी बैठकर सोचने लगे। इतना तो मेरे मन हल्का हो गया कि घर के सभी लोगों को मैंने समझा दिया, मेरे कहना भी हाँ मान लिए, लेकिन आगे क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसी सोच विचार में दादाजी हुक्का का कश फिर दोबारा हुक्के का नली मुँह में रखकर कश खींचकर वहाँ से चले गए।
तो यहाँ तक आज कहानी का तीसरा सप्तक के बारे में आज हम बात करेंगे। कहानी में तीसरा सप्तक, इस कहानी के तीसरा सप्तक में सब कुछ बदल गया। घर गृहस्थी बदल गया है, घर के लोगों का रहन सहन बदल गया है, घर के लोगों के सोच विचार बदल गए हैं, घर के खान पान बदल गए, कुल उनका देहाती घर शहरीला घर बन गया है। क्योंकि घरों में सभी नए सामान आए हैं, फर्नीचर्स आए हैं, घर के लोगों के लिए पहनने के लिए नए कपड़े सब कुछ आए, घर ही बिल्कुल शहरीले घरों के जैसा बदल गया है। अब इस कहानी में देखेंगे कि घर बिल्कुल देहाती घर जाकर शहरीले घर बनने के बाद अब तो इस घर में बहू रानी का मन लगता या नहीं। इस तीसरा सप्तक में देखिए, तीसरा सप्तक में भी क्या है देखिए, वही बरामदा। जैसे दादाजी का घर था, पहले से घर तो नहीं बनाए, पुराना घर ही था, तो वही बरामदा, उसी बरामदे में चारपाई है, वही बरामदा दोनों तख्त पूर्वोत्तर खिड़कियों के बराबर रखे हुए हैं और चारपाई वैसे ही दीवार के साथ लगी खड़ी है। हाँ, कुर्सी मध्य में आई, लगता है कि इस पर छोटी बहू बेला बेटी धूप ले रही थी, किंतु पर्दा उतने पर अकुलता से बरामदे में घूमती हुई दिखाई देती है। एक हाथ में पुस्तक, मानो पढ़ते पढ़ते कोई विचार आ जाने से उठकर घूमने लगी हो। वही बरामदा है, वही दादाजी के बरामदे में ईश्वर तकते हैं, बाजू में आराम कुर्सी है, आराम कुर्सी बीचों बीच में खींच गई है। तो आराम कुर्सी पर अक्सर दादाजी बैठा करते थे, लेकिन इस बार उस आराम कुर्सी पर इस घर की नई बहू जो शहर से आई थी बेला बेटी धूप सेक ले रही है उस कुर्सी पर बैठकर। जैसे पर्दा उठते ही बेला हाथ में किताब लेकर इस ओर से उस ओर, इस ओर से इस ओर घूमती है और पढ़ाई करने की कोशिश करती है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, कभी किताब बंद करती है, कभी खोलती है, कभी किताब बंद करती है, कभी खोलती है, कभी किताब में कुछ जानती है। तो बेला वहीं पर क्या करने लगी है, मन को विनोद लेने की कोशिश करने लगी है। सोचती है मन ही मन, मैं किन लोगों में आ गई। मन ही मन बेला सोचने लगी कि अकेली बरामदे में घूम रही है। मन ही मन सोचने लगी कि मैं किन लोगों में आ गई हूँ, ये कैसे लोग हैं, कुछ भी समझ में नहीं पाती। आज कुछ है, कल कुछ, पल में तोला पल में माशा, इनका कुछ भी तो पता नहीं लगता। सोचने लगी आखिर मैं किस लोगों में आ गई। इतने दिनों तक तो मैं अकेले ऊपर थी, वो कभी मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरे हंसी उड़ाते थे, न जाने मेरे बारे में कैसे कैसे बात करते थे। आज वो लोग मुझे बिल्कुल इस घर की महारानी के जैसे देखने लगे हैं। मुझे देखते ही कोई दूर जाता है, मुझे हद से ज़्यादा मान मर्यादा देता है, मुझे यहाँ तक कि खाने पीने के लिए मेरे यहाँ तक ला कर देते हैं, एक गिलास पानी भी मेरे हाथ से लेने के लिए देते। कैसे लोग, मैं किन लोगों में आ गई। अपने आप को अकेलेपन सताने के कारण बेला सोचने लगे कि मैं किन लोगों में हूँ। कभी एक क्षण के लिए तोला बन जाते, क्षण के समाशा बन जाते, क्षण के लिए मोम बन जाते, क्षण के लिए सकत बन जाते हैं, कभी गाली देते हैं, कभी प्यार करते हैं, कभी गले से लगाते हैं। कैसे लोगों में आ गई। आखिर ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं, आखिर ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं और मैं इन लोगों को मैं कैसे समझ पाऊँ। इन लोगों के रीत मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इन लोगों के जो जीवन क्रम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आखिर क्या करूँ। घर के लोगों के लिए विचार करते 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 बेला बरामदे में घूम रही है। फिर सोचती हुई धीरे धीरे घूमती, फिर सोचती हुई वहां से इधर से उधर घूमने लगी। गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं और नरम होते हैं तो मोम से भी कोमल दिखाई देते हैं। आज जिस बात को बुरा कहते हैं, कल उसी बात का प्रशंसा करते हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ इन लोगों से। सोचने लगी आखिर ये कैसे हैं। गर्म होते हैं तो बिल्कुल बबुल के जैसे बनते हैं, सख्त बन जाते हैं, गाली देते हैं, मनमानी करते हैं। नरम होते हैं तो कोमल से भी नरम बनकर मुझे समझाने की कोशिश करते हैं। आज जिस बात को बुरा कहते हैं, कल उसी बात का गुणगान करते हैं। आज जिस काम को करने से मना करते हैं, कल वही काम करने के लिए कहते हैं। कैसे लोग हैं, मैं कैसे लोगों में आ गई हूँ। इन लोगों के साथ मेरा बसर कैसा होगा, इन लोगों के साथ मेरा जीवन कैसा होगा, ये लोग मुझे कैसे संभाल लेंगे, मैं इनको कैसे संभाल लेने पड़े। इन्हीं बातों को लेकर बेला बरामदे में चक्कर काटने लगी। चक्कर काटते काटते फिर सोचते सोचते जाकर कुर्सी पर बैठ गई, जहाँ एक दादाजी ने बैठने के लिए कुर्सी रखे थे, आराम कुर्सी। फिर उसी कुर्सी पर बैठ गई। गलेरी से मतलब कुर्सी पर बैठते ही धूप लेने की कोशिश करती है। उस घर की छोटी बहू बेला के पास आती है, आकर कहती है तुम ठीक कहती थी बेटा, इस रद्दी सामान से बैठक नहीं, कबाड़ा का
गोदाम दिखाई देती थी। सोचती थी कि यह सामान इतने दिनों से इस कमरे में पड़ा है, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं और इस पर इतनी देर से सब बैठते आ रहे हैं। कहीं दादाजी बुरा ना माने, पर अच्छा हुआ कि तुमने जो वह सब उठा दिया। मैंने परेश को कह दिया है तुम उसके साथ जाकर अपनी रुचि का सामान खरीद लाओ। यह सब मैंने रजवा से कहकर सुरेश के कमरे में भिजवा दूंगी। कई बार निगोड़ी इन्हीं कुर्सियों के लिए मुझसे रूठ चुका है। तो देखिए फिर इन्हीं बरामदी में सोचने लगी थी। उस घर की छोटी बहू यानी बेला की छोटी सास आकर बेला के पास बैठती है। बेटी तुमने ठीक ही किया, तुमने जिन फर्नीचरों के लिए पति के पास शिकायत की थी परेश जाकर दादाजी से कह दिए। दादाजी कहने परेश को समझाए, परेश कल तुम्हें लेकर बाजार जाएगा, तुम्हारे मुंह मांगी चीजें दिलाएगा, तुम्हारे मनपसंद फर्नीचर इस घर में आएंगे, तुम्हारे मनपसंद चीजें इस घर में आएंगे। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम कैसा रहना चाहती हो वैसा ही ये घर बनेगा। तुम किस तरह सोचती हो उसी तरह घर के रीति रिवाज बदल जाएंगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ये टूटे फूटे फर्नीचर तुम्हारे कमरे से हट जाएंगे। बेचारा सुरेश के कमरे में इसे भेज देंगे। इन्हीं फर्नीचरों के लिए सुरेश जिद कर रहा था। मैं नौकरानी से कहकर सभी सामान उसके कमरे में भिजवा दूंगी, तुम चिंता मत करो। बार बार छोटी सास इसे तसल्ली दे रही है, इसे समझा रही है। ये कहती है आप बैठे माँ जी, कहती है इतना बातों करने लगी है तो सास से कहती है माँ जी आप मेरे पास में बैठे, तुमसे कुछ बात करना है, क्योंकि मैं अकेली हूँ, यहाँ पर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ इस बरामदे में। मैं इन सभी लोगों के बारे में सोचते सोचते मेरा दम घुट रहा है, तुमसे कुछ बात करना है माँ जी, आप मेरे पास बैठिए। सास के हैसियत से बहू के हैसियत से कहती है बेला माँ जी आप बैठिए, आपसे कुछ बातें करना है। तब छोटी बहू कहती है बस तुम बैठो बेटी, मैं तो तुम्हें इधर बैठक देकर चली आई। अनाज पड़ा है उसे फटकना है, मिर्ची पड़े हैं उन्हें कूटना है, मक्खन की दोनों का इकट्ठा हो गया है उसका घी बनाना है, 20 दूसरों काम है और दिन डल रहा है। मैं सोचती थी कि तुमने मेरी बात का बुरा न मानो। वास्तव में बेटी रजवा मेरे पास आकर फूट कर रो दी। नौकरानी समझदार, विश्वसनीय और आज्ञाकारी है, किंतु जो काम उसने कभी न किया हो वो उससे किस प्रकार हो सकता है। तब छोटी सास यानी बेला के लिए छोटी सास बेला से बातें करते हैं, नहीं बेटा तुम बैठो, तुम्हारा काम क्या है, तुम पढ़ी लिखी हो तो घर की सभी काम तो तुम कर ही नहीं सकती हो, यहीं पर बैठकर थोड़ा आराम से पढ़ाई करो बेटा। मेरा भी ढेर सारा काम है घर में पड़े हैं, मतलब घर में मिर्ची है, मिर्ची को साफ करना है, मिर्ची कूटना है और अनाज पड़ा है, अनाज यानी गेहूँ चावल जवारे, अनाज पड़ा है, अनाज को फटकना है, फटकने का अर्थ है उसे साफ करना है, अनाज को साफ करना है, मिर्ची साफ कर मिर्ची थीका बनाने के लिए कूटना है। कई दिन से मक्खन इकट्ठा हुआ है, घर में मक्खन इकट्ठा हुआ है, उस मक्खन को गर्म कर घी बनाना है। 20 काम है बेटी हमारे लिए, मैं काम करने जाऊंगी क्योंकि दिन भी हो रहा है, कुछ दिनों में सूरज डूब जाएगा, कुछ क्षण में सूरज डूब जाएगा तो काम नहीं पड़ेगा, मुझे गालियाँ सुनना पड़ेगा बड़ी बहन से और मंजली से, घर के सभी लोगों से, इसलिए मैं अपने काम करने के लिए चली जाती हूँ। बेटी तुम बैठो, आराम से बैठो, पढ़ाई करो। और एक बात समझाती है बेटी, तुम जो रजवा के बारे में गलत सोच रही हो, रजवा इस घर में कहीं दिन से काम करती आई है, हमारा खाना बनाती है, हम सब लोगों के लिए उसी ने काम करती है। घर का साफ सफाई हो या घर का खाना पीना बनाना हो या घर के कपड़े धोने हो, झाड़ू लगाना हो, बर्तन मांजना हो, जो भी कहीं दिन से वो रजवा हमारे घर में काम करते आए है। बुरी नहीं है, बिल्कुल समझदार है, छोटी भी है और साथ ही साथ वो तुम शहरीली हो, तुम्हारे काम कैसे करते उसे पता नहीं है, पहली बार तुम्हारे काम करने के लिए आई थी, तुमने उसे गाली दी तो उतना भी बुरी नहीं है बेटी, तुम उससे कुछ मत कहो, उसे काम से हटाने की भी बातें मत करो बेटी। बार रजवा के लिए छोटी बहू अपने नई बहू बेला के सामने समझाने लगी। तब बेला कहती है उड़ती हुई, आप बैठिए माँ जी, आप बैठिए, आप खड़े होकर बात कर रहे हो, कुर्सी पर बैठी, मैं तो खड़ी हो जाती हूँ, आप कुर्सी पर बैठिए माँ जी, आप बैठिए बात करिए। तब छोटी कहती है
उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे बिठाती है। जैसे उठकर बेला खड़ी हो रही थी, उसके कंधों पर हाथ रखकर उन्हें बिठाती है। बैठो बैठो बेटी, नष्ट न करो, मैं तुम्हारा अधिक समय नष्ट न करूंगी, मैं तो केवल तुमने उसकी सिफारिश करने आई थी। भावुक स्त्री है, जल्दी ही बात का बुरा मान जाती है। तुम यूँ करना कि जो ही नया फर्नीचर आ जाए, अपने सामान लगाओ कर रजवा को एक बड़ा झाड़ा बहारन सिखा देना, फिर वह गलती नहीं करेगी, ना हो तो कभी मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूंगी। जैसे बेला उठती थी, सास को मर्यादा देने के लिए, सास को बिठाने के लिए, सास कहती नहीं नहीं बेटा तुम बैठो, पढ़ाई करो, ये काम करो, मैं तो यूं ही बात करने आई थी, मैं और एक बेला के लिए तुम्हारे पास सिफारिश करने आई थी। तो बेला को कभी काम से हटाने की भी बात करो, बेला से कहते हैं बेला तुम बैठ जाओ, तुम तुम्हारा पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे सामने इसलिए बात करने आई थी, रजवा का बुरा मत मानो। रजवा तो कुछ भी नहीं जानती, वो तो गांव में ही पल बड़ी है, शहर का रीति रिवाज कैसे होते पता नहीं, शहर में काम कैसे करते उसे पता नहीं। कुछ ही दिनों में आप कैसे भी तुम बाजार जा रहे हो, तुम्हारे घर में नए नए फर्नीचर्स आ जाएंगे, नए फर्नीचर्स तुम अपने कमरे में सजाने के बाद एक बार बेला को उसे किस तरह पोंछते हैं, किस तरह साफ करते हैं समझा दो, वो जरूर करेगा। भावुक स्त्री है, उसके कोई नहीं है, जल्दी से रोना धोना शुरू करेगी। भावुक स्त्री, भावुक का मतलब हंससे ज्यादा दुखित होती है, काम से हटाने की बातें करते हैं तो दुखित होते हैं, इसलिए बेटी तुम उसे समझा दो, वो जरूर करेगी। जैसा झाड़ू करना, जैसा पोंछना है तुम समझा दो, जरूर करेगी बेटा, लेकिन काम से हटाने की बातें मत करो। मैं उसी के सिफारिश करने तुम्हारे पास आई थी, तुमसे बात हो गई बेटा, तुम आराम से बैठकर पढ़ो, मैं अपने काम करने के लिए रसोई घर में चले जाती हूँ। छोटी माँ से जाने के लिए तैयार होती है, बेला कहती है नहीं नहीं आप नहीं नहीं माँ जी आप बैठिए, आपसे मुझे कुछ बातें करनी, क्योंकि बेला के लिए बात करने के लिए कोई मिलना था। तो अकेले कहीं दिन से अकेली है घर में, अकेली होने के नाते अपने आप को कोस देती है, घर के लोगों को कोसती है, तो घर के रीति रिवाजों पर उसे गुस्सा आता है, उसे कोई बात करने के लिए आए, कोई उसे प्यार से चाहने के लिए कोई चाहिए, इसलिए कहते हैं कि सास से बार बार, छोटी सास से बेटी माँ जी आपसे मुझे कुछ बातें करना है, बेटी माँ जी आपसे मुझे कुछ बातें करना है। तब छोटी कहती है तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, इसलिए तुमसे इतना कह दिया, तुम न चाहो कि कोई दूसरा प्रबंध हो जाए, तुम इस बात की तनिक की भी चिंता न करो। फिर जाते से माँ कहती है बेटी तुम पढ़ी लिखी हो, तुम समझ सकती हो नौकर कैसे हैं, घर के लोग कैसे हैं, कैसे काम लेने, सब कुछ समझ सकती हो। रजवा से होगा तो कर लो, रजवा से आइंदा नहीं होगा तो तुम्हारे लिए नई नौकरानी का प्रबंध भी हम कर सकते हैं, तुम कुछ भी चिंता मत करो बेटा, आराम से तुम गलियारे में पढ़ो और यही पढ़ाई करो। इतना दिन से तेरे साथ जो हुआ वो बिल्कुल बुरा हुआ है, जो आज से इस घर की बहू तुम है, आज से हम लोग समझते हैं कि तेरा सत्कार आदर कैसा कर रहे हैं, तो इसलिए तुम ही बैठो बेटा पढ़ाई करो। समझाती है, वहाँ से चले जाने के लिए तैयार होती है छोटी बहू, छोटी सास बेला की। तब बेला कहती है आप बैठिए तो सही माँ जी, आप 1 मिनट के लिए मेरे साथ बैठिए, तो आपसे मुझे कुछ बातें करना है, बैठिए। जबरदस्ती से बिठाने की कोशिश करती है, नहीं तुम अपना पढ़ो, मैं बेकार तुम्हारा समय नष्ट न करूँगी। बेटी तुम तो पढ़ रही थी, मैं आने से पहले, मैं आकर तुम्हारे साथ बात करूँगी, तुम्हारे साथ बैठूंगी तो तुम्हारा समय भी नष्ट होगा और तुम्हारा पढ़ाई में रुकावट आ जाएगा, इसलिए मैं चली जाती हूँ, मेरे दूसरों काम नहीं करने के लिए, तुम बैठो तुम्हारा पढ़ाई करो। चली जाती है, इतना बहू को समझाती है छोटी सास, उस घर की छोटी सास समझा कर वहाँ से चली जाती है। बेला पुस्तक बंद करके लंबी सांस लेती हुई, जैसे बेला को सब कुछ सुन ली और जो हाथ में किताब था पढ़ाई के लिए पकड़ चुकी थी, उस किताब को बंद करती है, लंबी सांस लेती है। इन लोगों की कुछ भी तो समझ में नहीं आती, ये माँ जी एकदम कैसे बदल गई। अभी परसों मुझे इसी रजवा के लिए डांट रही थी, इसका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर पढ़ने लगती है, बड़ी बहू मंझली बहू उस घर में आती है जहाँ बरामदे में सोचने लगी बेला आखिर ये माँ जी कैसे बदल गई। इसी रजवा के लिए परसों मुझे गाली दे रही थी, उसी रजवा की सिफारिश करने के लिए आज मेरे पास आई है छोटी माँ जी, आखिर बात क्या है। मैं इन लोगों को कैसे समझूं, कभी ऐसे हो जाते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं, कभी उनका तरफदारी करते हैं, कभी उनके
इनको गाली देते हैं, कभी मुझे समझाते हैं, कभी उनको समझाते हैं। आखिर इन लोगों को मैं कैसे समझूं? इन लोगों को मैं कैसे समझाऊं? आखिर माँ जी कैसे बदल गई? यूं ही सोचते विचार करते किताब खोलकर पढ़ने के लिए शुरू करते हैं। तब ही जहाँ से छोटी बहू गई थी, छोटी बहू के जगह पर मंझली बहू और बड़ी बहू ने, बहू का अर्थ है बेला की सगी सास, छोटी बहू का अर्थ है बेला की दूसरी सास। दोनों भी वहाँ पर आकर खड़े होते हैं। आकर मंझली कहती है, मंझली बहू, बेटी आज रजवा कुछ काम सीख गई या नहीं? आकर वो हंसी मजाक उड़ाते हुए कहती है, बेटी आज तुम्हारा काम रजवा सीख गई या नहीं? क्योंकि रजवा को हमने सिखा दिए थे कि बहू रानी का काम कैसा करना है, बहू रानी कैसे कहती है वैसे ही बहू रानी का काम करो, लेकिन आज तुम्हारा काम ठीक से की या नहीं? मजाक उड़ाते हुए हंसती है। बुढ़िया तो है सयानी, बूढ़ी है लेकिन वो समझ नहीं सकती, तो तुम समझाओ, तुम्हारा काम वो जरूर करेगी। हंसती है। तब बड़ी बहू कहती, अपने हिंदू से ठीक ही कहा था, हमें वास्तव में काम की परख नहीं पर अब। हाँ बेटी, इतने दिनों से तुम ठीक कह रहे थे, नौकरानियों से काम लेने का तरीका आप लोगों को पता नहीं, नौकरानियों से काम कैसे लेते हैं आपको पता नहीं, लेकिन आज हम लोगों को भी पता लग गया है कि काम कैसे लेते हैं। बेटी तुम क्या कर रहे? दोनों आकर उनके बेला के पास आकर बात करते हैं, नौकरानी के बारे में बात करते हैं। बेला कहती है, आइए इधर बैठिए, चार पाए सरका लीजिए। बेला कहती है, आइए माँ जी बैठिए। चार पाए करते खाट को सरकाती है उनके सामने, इसके ऊपर बैठिए, मैं भी बैठती हूँ, हम सब बातें करेंगे। जो चार पाए उनके सामने हटाती है और बात करने के लिए दोनों सासों से कहती है, तो तब मंझली कहते हैं, वहीं से खड़े खड़े मैंने एक अनुभव नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिए, जो नए फैशन के बड़े घरों के काम कर चुकी हो। वास्तव में बहू दादाजी पुराने नौकरों के हक में दयानदार होते हैं और विश्वसनीय। हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। इस रजवा की सास भी यही काम करती थी, अब रजवा की बहू भी यही काम करेगी। मंझली बहू कहती है अपनी बेला से, बहू से, देखो बेला बहू, हम एक नौकरानी को ढूंढ रहे हैं। कैसे नौकरानी को रहना चाहिए? पढ़ी लिखी रहना चाहिए, बड़ों के घर में काम करने का अनुभव उसे हो, ऐसा ही नौकरानियों को ढूंढ रहे हैं। ऐसे नौकरानी मिलते ही वो तुम्हारे काम करेगी, तुम्हारे लिए वो अलग नौकरानी रहेगी। लेकिन ये रजवा हमारे घर के सभी लोगों का काम करते रहेगी, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी से रजवाओं का परिवार हमारे घर में काम करते आए हैं। रजवा आने से पहले रजवा की सास हमारे घर में काम करती थी। रजवा के सास काम छोड़ने के बाद रजवा हमारे घर पर आई है। कुछ दिनों में रजवा भी छोड़ेगी तो रजवा की बहू बेटियां हमारे घर में काम करने के लिए आएंगे। ये तो देहाती गांव है, देहाती गांव में ऐसे ही काम करते आते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते रहते हैं। तो ये चली जाएगी तो इसके बहू बेटियां हमारे घरों में काम करेंगे। बिल्कुल दादाजी नौकरों पर दया खाते हैं। दादाजी नौकरों को कभी नौकर नहीं समझते, घर के लोगों के जैसे ही समझते हैं। तो रजवा भी हमारे घर के सभी सदस्यों में एक बन चुकी है, इसलिए तुम्हारे लिए एक नौकरानी को ढूंढेंगे। रजवा हम सब लोगों का काम करेगी, तेरे लिए एक फैशन की नौकरानी, पढ़ी लिखी नौकरानी, बड़े बड़े घरों में काम करने का तरीका जानने वाली नौकरानी तुम्हारे लिए ढूंढेंगे। बेटी तुम चिंता मत करो। मंझली उसकी मजाक उड़ाने के लिए ये बात करती है। तब बड़ी बहू कहती, मैं कहती हूँ बहन जी, आप रजवा की बहू को ही अपने पास क्यों नहीं रख लेती? इसकी उम्र भी कम है और काम भी वह जल्दी सीख जाएगी। वो कहती, उस सास कहती, बेला का सगी सास, अरे बहन तुम रजवा के लिए बहू के नए नौकरानी ढूंढने की बातें क्यों करते हो? बेला के बहू को ही बुलाएंगे, सॉरी रजवा के बहू को ही बुलाएंगे। रजवा की बहू उम्र में भी छोटी है, पढ़ी लिखी है, सयानी है, जल्दी से जल्दी बहू रानी का काम सीखेगी, उसी को ही बहू रानी के काम के लिए बुलाएंगे। दोनों सास बहू हमारे घर में काम करेंगे, हम सब लोगों के काम रजवा करेगी। रजवा की सास बहू पढ़ी लिखी है, हमारी बहू का काम करेगी, दोनों से हमारा काम हो जाएगा, दोनों को हमारे घर पर ही रख लेंगे। बड़ी बहू कहती है। तब बेला कहती है, बेला को इन दोनों की बातें सुनकर हंससे जरा बुरा लगता है, तो शायद दोनों मेरे मजाक उड़ाने के लिए आए होंगे, नहीं नौकरानी की आवश्यकता नहीं है। बेला कहती है, मुझे नौकरानी नहीं चाहिए, नौकरानी से क्या काम लेना है, मेरा काम तो क्या बना रहता है।
तो रजवा काम सीख जाएगी। मैं रजवा को समझा दूंगी जैसा करना है वैसा रजवा ही मेरे काम करेगी। आप ना रजवा की बहू चाहिए, आप ना मुझे पढ़ी लिखी नौकरानी चाहिए और बड़े बड़े घरों में काम करने का अनुभवी नौकरानी मुझे नहीं चाहिए। रजवा से मैं अपना काम कर लूँगी, नहीं तो मैं खुद अपना काम कर लूँगी, मुझे किसी नौकरानियों का जरूरत नहीं है। रजवा जरूर सीख जाएगी, रजवा से काम लेंगे। आप क्यों खड़े हैं, आप दोनों बैठिए। दोनों सासों से कहती है आप क्यों खड़े हैं, बैठिए। तब मंजली कहती है हम तुम्हारा हर्ज ना करेंगे बेटी। कहती है बेटी तुम कैसा भी करो, नई नौकरानियों को मंगवा लो या पढ़ी लिखी नौकरानी के ले लो, हमसे कुछ मतलब नहीं, हम कुछ भी बुरा नहीं समझते हैं। तुम बिल्कुल आराम से रहो बेटी, इस घर में रानी बनकर रहो। तुम जैसा चाहती वैसा ही घर बदल जाएगा, इस घर के रीति रिवाज बदल, तुम जैसे चाहती हो आज से ऐसा ही इस घर में चलेगा। इसके लिए हमारा कोई नुकसान नहीं है, इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तुम जैसा चाहे वैसा नौकरानियों को ढूंढ लो। तब बेला कहती है मेरा कुछ हर्ज नहीं होता, मेरा कुछ भी नहीं होता माँ जी, आप कैसे समझते हैं। मैं इस घर की बहू हूँ, बहू के लिए यहाँ पर कोई हर्ज नहीं होता, बहू के लिए कोई ऊंचे स्थान नहीं होना चाहिए। सास ससुरों के लिए ऊंचे स्थान, मैं तो बहू हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ जी। बेला कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे क्यों कांटों से घसीटते हैं और कहते हैं आप मुझे ऐसे क्यों गाली देते हैं, आप मुझे कैसे बातों में ही क्यों मारते हैं। तब बड़ी बहू कहती हम आपसे छोटे हैं, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। उसकी बात वो कहती बेटी तुम ऐसा क्यों कहते, तुम तो पढ़ी लिखी हो, शहरीले हो, अमीर घर में पल पड़ने वाली एक इकलौती बेटी हो। हम तो बिल्कुल अनपढ़ हैं, बुद्धू गंवार हो, हम कुछ भी नहीं समझते हैं। हम उम्र में बड़े हैं लेकिन विचार में तुमसे बड़े नहीं हैं, विचार में तुम ही बड़ी हो बेटी, तुम आराम से रहो। रोआंसी आ जाती है। इतना कहने के बाद बेला को दुख होता है, रोना आता है। आप मुझे क्यों कांटों से घसीटते हैं, आप मेरे साथ क्यों परायों सा व्यवहार करते हैं, आप मुझे अलग क्यों समझते हैं, आप बातों से मुझे क्यों मारते हैं, आप मुझे अलग क्यों समझते हैं। मैं इस घर की बहू हूँ, आप सब लोग मुझे भी एक मानिए, आप सब लोग मुझे भी एक गिनिए। मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। आज से मैं सब लोगों का आदर सत्कार करना चाहती हूँ, सब लोगों का सेवा सम्मान करना चाहती हूँ, सब लोगों के पास उठना बैठना चाहती हूँ, सब लोगों के पास बात करना चाहती हूँ, सब लोगों के सुख दुख में भागी बनना चाहती हूँ। लेकिन आप सब लोग मिलकर मुझे अलग ही बना रहे हैं, आप सब लोग मिलकर मुझे रानी समझ रहे हैं, मेरा आदर सत्कार कर रहे हैं, मुझे गौरवगान कर रहे हैं, इसलिए मुझे बुरा लगता है। आप खड़े क्यों होते हैं, आप मेरे सामने खड़े क्यों हैं, आप बैठिए, आप हमारे सासों हैं, आप मेरे सामने बैठिए। बार 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 दोनों सासों को बैठने के लिए बेला कहते हैं बैठिए बैठिए, मंजली भाभी आप भी बैठिए। तो इतना बहुरानी जबरदस्ती करने के बाद दोनों सासों बैठ जाते हैं। तब बेला कहती है मैं चलती हूँ, आप बैठिए मैं चलती हूँ। रुलाई को रोक कर आंखों पर रुमाल रख जल्दी जल्दी वहाँ से चली जाती है। दोनों सासों से कहते हैं, दोनों वहाँ से बैठ जाते हैं। पहले सब बातों में उनसे मजाक उड़ा रहे थे, उन बातों को सुनकर हैरान हो गए और रोते रोते आंखों में के आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में चली जाती है। परायण साहब, जैसे आपसे या परायण साहब, दोनों मिलकर फिर बेला का मजाक उड़ाने लगे। बाहर से मंजली बहू के कह कह की आवाज़ आती है। दूसरे क्षण वो इन दो पारों के कन्नों पर झूलती हुई बाहर के दरवाजे से आती है। इतना बातचीत तो हो गया। बातचीत सब कुछ होने के बाद बड़ी भाभी काम करने के लिए रसोई में गई, मंजली कुछ बाहर चली जाती है। बाहर से मंजली फिर एक ही क्षण में हंसते हंसते अंदर आ जाती है। पारो और इंदु दोनों कंधों पर हाथ डालते हुए झूलती खेलते हुए दोनों लड़कियां भी अंदर आती हैं। तब इंदु आकर अपनी चाची से कहती है सच। तब मंजली कहती है क्यों, मैं झूठ कह रही हूँ, मैंने अभी अपनी इन दो आंखों से देखी। मालवी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाला और बंसीलाल महाशय मुँह देखते रह गए। देखिए इनके बाजू में और एक परिवार है, जो दादाजी के घर के पास एक परिवार है, बंसीलाल जी का परिवार। उस बंसीलाल जी के परिवार, बंसीलाल के छोटे भाई दोनों के बीच में बंटवारा हुआ था। खेती बाड़ी का बंटवारा, घर का बंटवारा। घर का आधा हिस्सा बंसीलाल जी को आया था, घर का आधा हिस्सा बंसीलाल के छोटे भाई को आया था। तो बंसीलाल के छोटे भाई ने अपने नाम पर आए हुए खेत घर को, उसने घर के नया छत बना रहा था।
नया छत बनाते समय आधा सा छत का छोटा सा भाग बंसीलाल जी के जगहों में आ जाता है। तब बंसीलाल जी की पत्नी मालवी ऊपर जाकर देवर को गाली देती है और बनाई हुई छत को उखाड़ कर फेंकने लगते हैं। बंसीलाल ना पत्नी को समझा सकते हैं ना बाई को समझा सकते हैं। ये झगड़े का तमाशा देखने के लिए मंजली बाहर गई थी। झगड़ा देखकर हंसते हुए अंदर आ गए और मालवी बंसीलाल जी की बातें इसके घर में होने लगा और कहने लगी अपने बंसीलाल। मालवी ने सारी छत फोड़ डाली, बंसीलाल ही देख रहे हैं। सब काक मारकर हंसने पड़े। सब घर की औरतें मिलकर हंसने लगे, देखो मालती कैसे धैर्यशाली है, देखो मालती कैसे है, देवर को भी डरा दी, पति को भी डरा दी। मालती का गुणगान करते सब हंसने लगे, मजाक करने लगे, बड़ी मोहब्बत है। भाई मुझे भी बताना क्यों मालवी ने सच। बाहर आते हैं, आखिर मालवी क्या किया है? मालवी की बातों को लेकर आप सब बात करते हैं, मुझे भी कुछ समझाएंगे। बड़ी वो कहती है सभी से। मंजली बहू चार पाई बिछाकर उसमें धसी जाती है, उसकी एक और इंदु और दूसरी ओर पारो बैठ जाती है। मंजली भाभी कुर्सी पर बैठती है और बड़ी वो रह जाती है। फिर इतना कहने के बाद मंजली एक बड़ा सा चटाई बिछाती है, चारपाई बिछाती है, चारपाई के ऊपर चटाई बिछाती है। चारपाई के एक कोने में मंजली बैठ जाती है, एक कोने में पारो और एक कोने में इंदु बैठ जाते हैं। माँ जी बाजू में खड़ी एक कुर्सी थी, उस कुर्सी को सरका कर वहीं पर बैठ गए। फिर मालती के घर की बातों को लेकर, मालती के जो झगड़े के बातों को लेकर फिर से बरामद में बातचीतें शुरू हो गए। मंजली कहती है कुर्सी को जरा खिसका कर समीप होते हुए बंसीलाल के सामने उखाड़ कर फेंक दिया छत मालवी ने। कहने लगी देखो बहन, आज बाजू हमारे बंसीलाल जी के पत्नी ने मालती ने देवर का छत उखाड़ कर फेंक दी। फिर हंसने लगी मंजली। मैं कहती हूँ मुंह देखने रह गए बंसीलाल महाशय, ताका किए मुटर मुटर। पत्नी को कुछ समझा भी नहीं सके, कुछ कह भी नहीं सके। देवर का छोटे भाई का छत उखाड़ कर फेंक रही पत्नी। बंसीलाल देखते देखते कुछ ठहर गए। पत्नी इतना मुंह चोरी है, उनके सामने इनका कुछ भी नहीं चलता। तो बंसीलाल और मालवी के उनके परिवार वालों के बात लेकर झगड़े के बातों को लेकर फिर से हंसी मजाक की बातें बरामदे में करने लगी। सब ठहाका लगती है, सब मिलकर फिर उन्हीं बातों को लेकर, मुंह चोरी मालती की बातों को लेकर, बिल्कुल सीधा साधा बंसीलाल जी के बातों को लेकर, छत बनाने वाले बंसीलाल के भाइयों को लेकर बात करते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं। बड़े वो कहते हैं अरे कौन सी छत खोद डाला है तो बताओ। अरे भाई तुम छत 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 कह रहे हो, कौन सी छत मालती ने खोद डाला है, कुछ कह दो। मंजली बातों को शुरू करती है, रसोई और कौन सी, अभी 2 घंटे भी नहीं हुए कि राज मजदूर छत डाल कर गए हैं। बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निपट कर अभी दुकान को गया था कि और गई उधर से मालवी मारो मार करती हुई जाने कितने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई घर छत डाली है, लेकिन फावड़ा बस सारी छत उसने खोद डाली। बंसीलाल तक पहुंचे तब अंतिम ईंट भी उखड़ चुकी थी। तब बस ताका किए मुटर मुटर। कहने लगी नहीं और कौन सी बहन जी, मालवी की जो देवर है बंसीलाल जी दुकान में बैठे थे। मालवी कहीं कुछ काम से बाहर गई थी। मालवी के देवर बंसीलाल के छोटे भाई ने घर की अपने आधे हिस्से का घर का छत बनाते समय थोड़ा सा छत इनके छत के ऊपर गया होगा। वो नौकरों को मजदूरों को छोड़ने के लिए गया है। वापस लौटने से पहले मालती ने पूरा छत उखाड़ कर फेंक दी थी। ये सभी बात बंसीलाल तक पहुंच गए। बंसीलाल ना भाई को समझा सके ना पत्नी को समझा सके, बिल्कुल ही खड़े हो गए। देखो मालती ने कैसे की। फिर बरामदे में हंसी मजाक। मंजली भाभी को छोड़कर सब हंसते हैं, सभी हंसने लगे। मंजली कहती है पर बंसीलाल का लड़का, तब छोटी भाभी कहती है मंजली से तो मालती ने ऐसा किए हैं, बंसीलाल का लड़का चुप बैठ गया है। मंजली कही गली के सिर पर खड़ा खम ठोक रहा था, वो भी बाहर खड़ा है, अपने चाचा ताऊओं को गाली दे रहा है, वो कैसे चुप बैठता है। जंगा पर हाथ मारकर बताती है कि कैसे खम ठोक रहा है। वो अपने ऐसे
जोरों से गाली दे रहा है, हाथ कर रहा है, चाचे के ऊपर मारने के लिए भी जा रहा है। बेटा कैसे, माँ ही ऐसा रहेगी तो बेटा कैसा रहेगा। माँ बेटा दोनों मिलकर उस बंसीलाल के छोटे भाई का लू उतारी। फिर बातें हो गई। इंदु कम भूख रहा है, वो भी गाली दे रहा है। माँ जी उतना छोटा है, अपने माँ के साथ मिलकर अपने चाचा को गाली दे रहा है। इंदु बीच मुंह में बातों के बीचों में मुंह डालकर कहती है। तब मंजली कहती है सच थम ठोक रहा है और हवा ही में ललकार रहा है कि मैं डयोड़े की छत को डालूंगा, मैं मकान को खंडहर बना दूंगा। मैं यह कह रहा हूँ और इधर मालवी कमर कसे खड़ी है कि आए जो माई का लाल है रखे पांव घर के भीतर। वो भी गाली दे रहे। दोनों माँ और बेटा खड़े हैं, दोनों को खड़े होकर दोनों उनके भाई को गाली दे रहे हैं, देवर को गाली दे रहे हैं। कौन आता है देखेंगे, चट्टू कड़ कर फेंक दे, बेचारा यूं चला गया। हंसती ही या तो हंसी मजाक की बातें दूसरों के घरों में चलने वाले बातों को लेकर मंजली लाई थी, उसी बातों को लेकर फिर से बरामदे में हंसी मजाक सब कुछ हो गया। तो इंदु कहती है अंगुली होठों पर रखकर तो कहती है मुँह चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। उंगली मुंह पर लगाती है, कहती है चुप हो जाओ, बातें समाप्त करो, भाभी आ रही है ऊपर से। तो फिर सभी एक एक खड़े हो जाते हैं, हंसी एकदम बंद हो जाती है, सन्नाटा छा जाता है। बेला एक हाथ में बंद किताब थामे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है। बाप कहती है इंदु सभी औरतों से चलो चलो गप हो जाओ, गप हो जाओ, चुप हो जाओ, भाभी आ रही है, भाभी आ रही है। तो सभी के सभी चुपचाप हो जाते हैं, स्नेह और जगह पर सन्नाटा छा जाता है। बरामदे में फिर से निशब्दता छा जाती है। सभी के सभी उठ खड़े होते हैं, जैसे कोई महारानी आते हैं तो उसको स्वागत कैसे करते हैं वैसे सभी के सभी उठ खड़े होते हैं। बेला अपने कमरे से ऊपर से नीचे आ रही है, हाथ में किताब है, बंद किताब हाथ में थमी हुई धीरे से उतरते सीढ़ियां उतरते हुए बेला नीचे आ गई। बेला क्यों जी आप चुप क्यों हो गई, किसी बात पर कह लगा जा रही हैं। आकर अपनी मंजली चाची साथ से कहती है बेला माँ जी किसी बातों को लेकर यहाँ पर बरामदे में हंसी मजाक के चल रहे थे, हंसी मजाक के बातें कर रहे थे, आखिर आप सब लोग चुप क्यों हो गए, कहिए मुझे भी हंसना है। कैसी बातों को लेकर आप हंसी मजाक कर रहे हैं, मैं भी आप लोगों में मिलकर हंसती हूँ। बेला कहती है, मंजली कहती है यूं ही हंस रही थी, आओ इधर कुर्सी पर बैठो। नहीं बेटी हम यूं सब लोग उधर इधर के बातें लेकर हंसते, हम तो अनपढ़ हैं ना पढ़े लिखे हैं, हम लोगों को मजाक करना, दूसरों को बातों को लेकर हंसना यही हमारा काम है। तो हम यूं ही इधर उधर की बातों को लेकर हंस रहे थे, बेटी तुम बैठो कुर्सी पर। तो बेला कहती नहीं आप बैठिए, मैं इधर तख्त पर बैठ जाती। तब वो कहती है बहू होने के नाते वो कैसे से माँ जी आप उस कुर्सी पर बैठिए, आप उस कुर्सी पर से क्यों उड़ते हैं, आप उस कुर्सी पर बैठिए, मैं यहाँ तख्त पर बैठ जाती हूँ। जो एक तख्त रखे थे बरामदे में पत्थरों पे पत्थर रखकर उसके ऊपर एक लकड़ी का तख्त बिछाए थे, तो उसके बैठने के लिए चली जाती है। तब मंजली कहती है आइए आप इधर बैठिए। बिल्कुल बहुवचन शब्दों से बहू को कहती है नहीं बहू रानी जी ऐसे कैसे होता है, आप तख्त पर क्यों बैठते हैं, आइए आप इधर बैठिए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। हिंदू के पारो दोनों चार पैसे उठ जाते हैं, इतना कहने की जरूरत था, हिंदू और पारो दोनों कुर्सी पर से उठ जाते हैं। सब लोग उसे आई कहकर कुर्सी पर बिठाने की कोशिश करते हैं। फिर निर्वता छा जाती है जिसमें एक प्रकार की घुटन बेला बाहर की और चल पड़ती। बेला उन सबका आदर सत्कार, इनके बहुवचनों के शब्द, इनका मान मर्यादा सब कुछ देखकर उसे फिर दुख होता है, उसे घुटन जैसा लगने लगता है, उसे अंदर ही दुख खाने लगता है, उसे अंदर ही दम घुटने लगता है। इनके बातों को सुनकर कुछ भी नहीं कहती, वहाँ से बाहर जाने के लिए कोशिश करती है। तब ननद हिंदू कहती है बेटी भाभी जी आप चले क्यों, भाभी जी आप तो अभी आए हैं फिर ऊपर जा रहे हैं, बैठिए यहीं पर बैठिए भाभी, हम सब लोग चले जाते हैं, आप बैठिए। बेला कहती है मैं तो इधर आ ही जा रही थी, यूँ तो जाते खड़ी हो गई, मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती। बेला कहती मैं चुप इधर से जा रही थी, कुछ पानी लेने के लिए कुछ लेने के लिए नीचे आ गई, तो मैंने देखी कि आप सब लोग बैठे हैं, आपसे कुछ बातचीत कर लूँ, आप सब लोग दूसरे बातों में व्यस्त हैं, आप हंसी मजाक में व्यस्त हैं, मैं खड़ी हो जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी, यहीं बैठे रहूँगी, तो आप लोग
आप लोगों को बातें करने का मौका भी नहीं मिलेगा, आप लोगों को हंसने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं बनना चाहती हूँ। आप सब लोग बैठिए, बात करिए, हंसी, मैं यहाँ से निकलती हूँ। बेला से चली जाती है। आप हंसिए, टाका मारिए, फिर आप बातें करते रहिए, हंसते रहे। आपकी हंसी में मैं क्यों बाधा बनूं? आप हंसी में चली जाती हैं, चुपचाप आहते के दरवाजे से निकल जाती है। सब लोग बस इतना कहते हैं। बेला वहाँ से बाहर के दरवाजे से जाकर फिर अपने कमरे में चली जाती है। मंजली कहती है, मैं कहती थी ना कि इस ओर न आओ, मेरी मुँह आदत हुई हंसने की। कहती है, इस मैं पहले से भी कह चुकी हूँ, चलो कहीं तो बैठकर बातें करेंगे, कहीं तो बैठकर हंसेंगे। आप सब लोग मेरा कहना एक भी नहीं मानते। सब लोग यहाँ पर आकर बैठ गए, बातचीतें करने लगी। बहू रानी पढ़ने के लिए आई थी, हमने उसका वक्त बर्बाद कर दिए। फिर नाराज होकर बहू रानी ऊपर चले गए। चलो चलो, सब लोगों को कहती है। इंदु कहती है, आप एक ये जगह थी बैठने को। इंदु कहती है, हम सब लोगों को बैठने के लिए एक ही जगह थी, इस जगह पर भी नई बहू रानी ने काबू डाल लिया। नई बहू रानी के लिए ये जगह बन गए। हम अब कहाँ बैठेंगे, कहाँ उठेंगे? इस घर में उसी का चलता है, उसी का राज चलता है, उसका ही सब कहना मानते हैं। इंदु भाभी को गाली दे रही है। तब मंजली कहती है, हम हंसते हैं तो हंसते हैं दिल से, और छोटी बहू के पढ़ने लिखने में बाधा पड़ती है। मैं कहती हूँ, दादाजी को यदि पता चल गया कि हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में खलल आ जाता है तो फिर क्या है? इंदु कहती है, मैं क्या कह रही हूँ आप सब समझते ही नहीं। क्योंकि परसों जो पंचायत में दादाजी ने कहा है कि उसके पढ़ाई में कोई बाधा ना आवे, उसके सोच विचार में कोई बाधा ना आवे, वो क्या चाहती वही इस घर में होगा। बहू रानी यहाँ पर बैठकर पढ़ने के लिए आई थी, हम सब लोग बैठने का बातें करने का देखकर वापस चली गई। ये बात दादा तक पता चलेगा तो फिर से दादाजी हम लोगों को गाली देंगे। चलो चलो ऐसे उठो, हम कहीं एक जगह बैठकर बातें करेंगे। उन सभी लोगों को लेकर मंजली वहाँ से जाने के लिए तैयार होती है, किंतु एक जगह थी पर्दे वाली। फिर इंदु वही कहती है, हम लोगों के लिए एक ही जगह था बैठकर बातें करने के लिए, ये भी भाभी का नाम पर हो गया। चलो चलो, वहाँ से सब लोग निकल जाते हैं। तुम भूल गई, हमें तो दादाजी ने खास तौर पर सतर्क रहने को कहा था। तब इंदु को कहती है मंजली, अरे मंजली, इंदु तुम भूल गई, दादाजी हम दोनों को विशेष तरह से समझाए थे, क्योंकि मैं चोरी हूँ। तुम इधर उधर की बातें भाभी के लाकर बरामद मजाक उड़ाती हो। दादाजी हम दोनों को सतर्क रहने के लिए कहा था। हम दोनों के ऊपर दादाजी की नजर हद से ज्यादा है। चलो, हम दादाजी का मौका न आने वाला बने, यहाँ से निकल जाएंगे। मैं कहती हूँ, चलो मेरे कमरे में। मंजली कहती है, यहाँ जगह नहीं तो क्या हुआ, चलो हम सब लोग मिलकर मेरे कमरे में बैठेंगे, मेरे कमरे में बातें करेंगे, मेरा कमरा खाली ही है। मंजली सभी को लेकर अपने कमरे में जाने की कोशिश करती है। तब इंदु कहती है, मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने हैं, मैं चली। वो कहती है, चाची जी आपसे कुछ बातें करने के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है, आपसे बैठने के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं। दादाजी के कपड़े वहीं गुसलखाने में पड़े हैं, चलो दादाजी के कपड़े मुझे धोना है। वहाँ से कपड़े धोने के लिए इंदु चली जाती है, जल्दी जल्दी बाहर की ओर चली जाती है इंदु कपड़े धोने के लिए। तब मंजली भाभी, ठीक है तुम लोगों अब यहाँ इतना ना बैठा करो, हम तो बहू गोदाम में जा रहे हैं, चलो गेहूँ छुटवा लें। छोटी बहन तो कब की गई हुई है, फिर तो अस्त हो जाएगा दिन और मोहरियाँ चली जाएंगी। मंजली कहती है सभी से, चलो चलो पढ़ो, तुम कपड़े धोने के लिए चली जाओ इंदु। चलो बहन जी, छोटी बहन तो कब से गोदाम में दाने साफ कर रहे हैं, हम सब मिलकर गेहूँ छुटवा लेंगे, दिन निकल जाएगा। दिन निकलने से पहले रसोई के काम से निपट लें। चलो बहन जी, हम बात करने से यूं ही टाइम बर्बाद होगा, चलो हम भी गेहूँ साफ करें। मंजली अपनी बड़ी भाभी को लेकर गेहूँ साफ करने के लिए गोदाम की ओर चले जाते हैं। गोदाम का अर्थ है घर में, देहाती घरों में जो खेत से आए हुए फसल एक जगह इकट्ठा करते हैं, एक जगह रखते हैं, घर के लिए जितना चाहे उतना रख लेते हैं, उसे गोदाम कहते हैं। तो चलो हम भी गोदाम में जाकर साफ कर लें और मोहरियाँ चल जाएंगे, दिन निकल जाएगा, काम भी नहीं होगा। चलो बड़ी बहू मंजली बहू छोटी बहू के पास गोदाम में घर की साफ सफाई और घर के काम करने की निकल जाते हैं। मैं तो फंस गई मंजली की बातों में। चलो 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 मंजली, तुम्हारी बातें सुनते सुनते दिन निकल जाएगा। चलो मंजली और बड़ी भाभी भी छोटी के पास काम करने के लिए चले जाते हैं।
दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। तब मंजली को कहती है, मैं कहती हूँ पारो चलो मेरे कमरे में, वहाँ चलकर बैठे। इंदु पारो तुम दोनों चलो। इंदु तो कैसे कपड़े धोने के लिए गए हैं। पारो मतलब इंदु की सहेली थी, तुम अकेले यहाँ क्यों बैठती हो, चलो तुम मेरे कमरे में बैठो, मैं कुछ ही क्षण में मेरा काम कर कर आती हूँ। पारो मंजली के कमरे में बैठने के लिए चली जाती है। मंजली और बड़ी बहू रसोई के काम करने के लिए चली जाती है। मुझे तो जाना बेबी, लल्ला आ गया होगा ना, मिली तो चले जाएगी। ओ माँ, पारो कहती है, बाजूगर वाली थी, नहीं नहीं भाभी मुझे भी काम करना, मेरा छोटे भाई लल्ला कहीं बाहर खेलने के लिए आएगा गया है, वो आएगा तो खाने पीने के लिए मांगेगा, तब नानी चिल्लाएगी, इसलिए मुझे भी घर के काम से निपटना है। पारो भी वहाँ से चली जाती है। तब मंजली कहती है, आपसे यह छोटी बहू तो उकाब से आकर सबको डरा गई। ये कैसे आ गए छोटी बहू ऊपर से नीचे, हम सब लोग मिलकर बातें कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, घर के काम कर रहे थे, बीच में चुप्पी आ गई और हमारा हंसी मजाक खराब हो गया और फिर मुझे काम करने के लिए जाना पड़ रहा है, कैसी बहू है। फिर सोचने लगी। पारो चली जाती है वहाँ से, बाहर से बड़ी भाभी आती हुई दिखाई देती है। मंजली बहू भागकर उसके पास जाती है। वो चली गई घर का काम करने से पहले, घर के काम छोड़कर बड़ी बहू फिर बार आती है। भागते भागते मंजली भी उसी के पास जाती है। फिर दोनों मिलकर बातें करते हैं। बड़ी भाभी, सुनी तुमने मालवी की बात, खोद डाली उसने सारी की सारी छत और आ गई। कहने लगी, भाभी सुनी उसकी बातें, देखो उसने सारी का सारा छत खोद डाला, सारा का सारा छत खोद डाला। फिर उसी छत के बातें दोनों बहनें कह रही थी। तब कहा लगती है। फिर दोनों उसी छत को लेकर बातें करते हैं, हंसते हैं बाजू वालों को बातों को लेकर। तब बड़ी भाभी कहती है, मालवी ने छत खोद डाली। फिर पूछती है, मालवी ने पूरा छत खोद डाल दिया, अच्छा ही किया होगा उसने, देखो कैसे ही मालती। मंजली कहती है, उसे अपने हाथ लेकर कमरे की ओर जाती है। हाँ हाँ भाभी, राज मजदूर छत बनाकर गए थे कि आ गई मालवी ने सारा छत खोद डाली। क्या करती, मजदूर काम बना कर गए हैं, मजदूर घर जाकर पहुंचने से पहले मालवी ने छत खोद डाली है भाभी, देखो। बड़ी भाभी, पर क्या हुआ। मंजली कहती है, चलो मेरे कमरे में, वहाँ चलकर सब बताती है। यह तो छोटी बहू की पढ़ाई बाधा पड़ती है। नहीं नहीं बात बहन जी, यहाँ पर बातें करेंगे तो हम फिर से हंसी मजाक करेंगे, छोटी बहू के पढ़ाई में बाधा बनेगा, फिर ये बातें दादाजी तक जाएंगे, दादाजी हम लोगों को फिर से गाली देंगे, ये सब कुछ नहीं चाहिए। चलो हम हमारे कमरे में बैठकर बातें करें। बड़ी बहू मंजली बहू दोनों मंजली के कमरे में चले जाते हैं। उसे साथ लेकर अपने कमरे की ओर जाते हैं। बाहर से परेश और बेला बातें करते प्रवेश करते हैं। दोनों अपने कमरे में चले गए। बाहर से परेश और बेला बात करते हुए अंदर आते हैं। बेला कहती है, आप मुझे अपने मायके भेज दीजिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचित में आ गई हूँ, कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। कहने लगी। दोनों अंदर जाने वाले ही थे, तब बहू बेटा दोनों झगड़ा करते हुए बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते निकलते बेला कहती है, आप मुझे अपने मायके भेज दीजिए। पति से कहती है, मुझे अपने मायका भेज दीजिए, क्योंकि इस घर में मुझे कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मुझे सब लोग अपराधी की भांति देखते हैं, मैं कुछ गलती कर बैठी हूँ ऐसे समझते हैं, मुझे कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं, मुझे कोई काम देने के लिए तैयार नहीं, मैं अब नहीं रहूँगी। चलो इस गिटपिट पति के सामने शुरू हो गया। मुझे यहाँ कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं, मुझे अकेलापन यहाँ पर सता रहा है। मैं कितने दिनों तक अकेले अपने कमरे में बैठी रहूँगी, कितने दिनों तक तो मैं पढ़ाई करती रहूँगी, मुझे यहाँ पर रहने का हो ही नहीं सकता, मुझे अपने मायके भेज दीजिए। रोने लगी बेला अपने पति के सामने। तब परेश पति तंग आ चुका है। जितने दिन हुआ शादी होगा, शादी से अब तक सिर्फ पत्नी के वही नखरे सुनते आया है, वही बातों को सुनते आया है। परेश कहने लगा, आखिर क्या बात है, कुछ कहो, आखिर क्या बात है। आकर एक क्षण भी मेरा नहीं हुआ है, आते ही तुम रोना धोना शुरू कर दी हो, मैके जाने की बातें करती हो, आखिर बात तो क्या है मुझे बता दो। तब बेला कहती है, मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती है। बड़ी भाभी, मंजली भाभी और माँ जी तक मेरे सामने कोई हंसता नहीं है, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करना चाहता। सब मुझसे ऐसे डरते हैं मैं जैसी मुर्गी के बच्चे बाज से। अभी अभी
सब हंस रही थी, ठहाके पर ठहाके मार रही थी। माई गई तो सब ऐसे सन रह गई कि जैसे बड़ी सभा से किसी ने चुपकी सी सीटी बजा दी हो। कहने लगी बेला अपने पति के सामने, क्यों मैं यहाँ रहूँ, मुझे कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं। उनके पास बात करने के लिए जाती हूँ तो उठकर चले जाते हैं, उनसे कुछ पूछती हूँ तो कोई कुछ ठीक से नहीं बताते भी नहीं। अभी अभी सब लोग मिलकर बरामद में बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, टाका मार रहे थे। मैं भी उनके पास बैठने के लिए गई तो सब लोग मुझे देखकर उठकर खड़े हो गए और मुझे आदर सत्कार देने लगे। मुझे कुर्सी पर बिठा के बैठने के लिए कहता है। सभी जीजी से मुझसे बात करते हैं, मुझे इस घर की महारानी के जैसे देखते हैं। ये सभी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैं भी हंसना चाहती हूँ। उन हंसी बातों को लेकर सभी अपने अपने कमरे में चले गए, जैसे डर रहे कि एक मुर्गी अंडा रखती है तो कोई उसका अंडा चुराने के लिए आते हैं तो उसके पीछे कैसा मुर्गी भागता है, उससे जैसे मुझे समझते मैं आई हूँ। सब मुझे देख के डर कर अपने कमरे में जाते हैं। मुझे कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं है। तो इस घर में मैं बहू बनकर जीना चाहती हूँ, बहू की दर्जा पाना चाहती हूँ। तो सब लोग मुझे बहू की दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, मुझे बहू कहकर अपनाने के लिए तैयार नहीं है, मुझसे आदर सत्कार भी वो नहीं चाहते हैं, मुझसे कुछ नहीं चाहते हैं। तो मैं आखिर इस घर में किस लिए रहूँ? इस घर की रानी बनकर जीने का अधिकार मुझे नहीं है, मुझे पसंद भी नहीं है। अब मैं बदल चुकी हूँ, इस घर का सेवा सत्कार करना चाहती हूँ, सब लोगों को अपनाना चाहती हूँ, लेकिन ये सब लोग मुझे छोड़कर भाग जा रहे हैं। इसलिए मुझे बुरा लग रहा है कि ये सब कुछ सहने से पहले मुझे अपने मायके भेज दो, मुझे अपने मायके भेज दो। जिद पर अड़ी है बेला पति के साथ झगड़ा कर रही है। इस दीर्घ गद्य का, इस एकांकी कहानी का शेष भाग जितने भी हैं कल के क्लास में देखेंगे छात्रों। धन्यवाद।